हेलो फ्रेंड्स, SR एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शालू गर्ग आपके लिए वर्ण विचार से संबंधित दूसरी वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने वर्ण विचार के विषय में पढ़ा था, जाना था अक्षर या वर्ण क्या होते हैं, वर्णों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है और उसके अलावा स्वर के बारे में हमने उसकी डेफिनेशंस वगैरह के विषय में पढ़ा था। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें हम आपको बताएंगे कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो स्वरों का भेद समय या मात्रा, जितना उसमें समय लगता है बोलने में, जीवा, होठ, मुख विवर, जाति, उत्पत्ति या वर्ण, मेल, इन सब के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। आदि विभिन्न उच्चारण स्थानों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, कि उच्चारण में किस स्वर के उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ओष्ठ आकृति, यानी जो हमारे होठों की आकृति बनती है उन्हें उच्चारित करने के लिए, उसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कि किस स्वर का उच्चारण किस स्थान से, मुंह के किस स्थान से किया जा रहा है। मुख विवर, यानी हमारा जो मुख विवर है उसके खुलने के आधार पर कि हमारा मुख कितना खुल रहा है। जाति के आधार पर और उत्पत्ति या वर्णों के मेल के आधार पर। इस तरह से हमारे ये 7 तरह से हमने इन्हें डिवाइड किया है। तो जानते हैं कि किस किस तरह से किस कैटेगरी में किस तरह के वर्ण रखे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो यहाँ इसलिए हमें मात्रा को बताना बहुत ज़रूरी है कि मात्रा क्या है। तो जब व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ते हैं तो उस समय जब उनका जो रूप परिवर्तित होता है स्वर का, तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, उस रूप को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर, उच्चारण में लगने वाला समय हमारा क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के हमारे 2 भेद होते हैं और संस्कृत में 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो पहले आता है हमारा ह्रस्व या लघु स्वर भी इसे कहा जाता है। इसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम समय में इनका उच्चारण किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि केवल एक मात्रा का समय इनमें लगता है। अगर पूछा जाए कि जिन वर्णों के उच्चारण में एक ही मात्रा का समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ह्रस्व या लघु स्वर उन्हें कहा जाता है। जैसे कि अ, इ, उ, री, ये जो स्वर हैं ये हमारे ह्रस्व या लघु स्वर में आते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, या कह लीजिए केवल एक मात्रा का समय लगता है। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, या कहे तो इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, क्योंकि ए और अ मिलाने से क्या बनता है, आ बनता है। तो इसलिए हमारे इसमें कह लेते हैं 2 मात्राओं का समय लगता है। इसी तरह ये ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब हमारे जो हैं ये दीर्घ स्वर में आते हैं और इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। इसके अलावा एक होता है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे। यानी दीर्घ स्वर में कितना समय लग रहा है, 2 मात्राओं का समय लग रहा है, तो प्लुत स्वर में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगे, यानी कम से कम 3 मात्राओं का समय इसमें लगता है। जैसे कि ओम, राम, जिनमें मात्राओं को खींच के बोला जाता है, ये वो वाले स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ, यानी किसी को बुलाने या नाटक के संवादों में ही ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने बोला था ओम। प्लुत स्वर को क्योंकि 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है तो इसे त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक, कम से कम 3 मात्राओं का या उससे ज़्यादा मात्राओं का भी इसमें समय लग सकता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है।
प्रश्न होता है इसमें भी कि त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक कुछ भी पूछा जा सकता है, स्वर कौन से होते हैं, तो उसका हमारा सही जवाब होगा प्लुत स्वर। ठीक है, एक चीज़ आप जान लें, मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। हम देखते हैं जैसे कि ये हो गया क और क पे बड़ी की मात्रा की, तो ये जो मात्रा है ये व्यंजन की मात्रा नहीं है, ये जो मात्रा है स्वर की मात्रा है। क पे जब बड़ी ई की मात्रा लगती है, जब क के साथ बड़ी ई मिलता है, तब वह इस तरह से इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। और जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस स्वर की कौन सी मात्रा बनती है, किस तरह की मात्रा बनती है, तो ये जो हमारी मात्रा बनी ये किस चीज़ की बनी, स्वर की बनी, व्यंजन की नहीं बनी। इस चीज़ को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा आता है जीवा की स्थिति के आधार पर। जो हमारी जीभ की स्थिति कैसी होती है किस स्वर को बोलने में, उस आधार पर हमारे जो स्वर हैं वे 3 तरह के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। देखिए नाम को ध्यान से देखिएगा, नाम से आपको थोड़ा सा आभास हो जाएगा। अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर और पश्च स्वर किस चीज़ में, जिह्वा, यानी जिह्वा की स्थिति अग्र स्वर में उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सपोर्ट करता है, मध्य में मध्य जीभ का मध्य भाग सपोर्ट करता है उच्चारण में, और पश्च स्वर यानी पीछे का भाग, पश्च यानी होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पीछे का भाग, पीछे या पिछला। तो जो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ई और ए, आई। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सहयोग करता है वह हमारा अ है केवल, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है या सहयोग करता है वो हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं, अ, उ, ओ, औ। ये होते हैं हमारे जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे जैसे हमारी जिह्वा उठती है, आगे का भाग उठ रहा है, बीच का भाग उठ रहा है या पीछे का भाग उठ रहा है, उसके आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब ओष्ठ आकृति के आधार पर होठों की जो हमारी आकृति होती है, जब हम उच्चारण करते हैं उस समय हमारे होठ किस आकृति से बन जाते हैं, कैसी उनकी शेप हो जाती है, उसके आधार पर भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। यानी जिनमें वृत्ताकार यानी गोल, हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है। आप बोल के उच्चारण करके इन्हें थोड़ा सा आभास करने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें कि वृत्ताकार होता है गोल, जिन्हें स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है, थोड़े गोलाई में हो जाते हैं, तो वे कहलाते हैं हमारे वृत्ताकार या व्रतमुखी। अवृत्ताकार वे होते हैं जिनमें हमारे होठों की जो आकृति है वो वृत्ताकार नहीं होती, अवृत्ताकार हो जाती है, यानी जो और कोई भी शेप बन सकती है और कोई भी आकृति होती है, केवल वृत्ताकार आकृति नहीं होती, वे अवृत्ताकार या आवृतमुखी कहलाते हैं। जैसे कि हमारे वृत्ताकार में ऊ, आप बोल के देखिए, ऊ, औ। इन्हें जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जो होठ हैं उनकी आप देखिएगा, उनकी रचना जो होती है वो गोलाई में आ जाती है। और इसी तरह उदासीन जिनमें होठ उदासीन रहते हैं, वे किसी शेप में नहीं आते, जैसा हमारा मुंह है लगभग ऐसा ही रहता है, अ। आप बोल के देखिए अ। इसके बाद आप बोल के देखिए अब आ, ई, ए, आई, इन सब का उच्चारण करिए तो आप एहसास करिए अ जो है इसमें हमारे जो होठ हैं उदासीन रहते हैं, कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी शेप में नहीं बनते। अब इसी तरह से देखिए, आप थोड़ा सा इसको बोल के देखने का प्रयास करेंगे तो आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। अब है उच्चारण स्थान के आधार पर कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है। अब जैसे अ, आ है, ये कंठ से बोले जाते हैं तो इन्हें कंठ है। ई जो है हमारे ये तालु से बोले जाते हैं, तालव्य। री हमारा मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है।
उ और ऊ ये दोनों जो हैं हमारे होठों से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, इन्हें ओष्ठ कहा जाता है। ए और आई ये जो हमारे कंठ और तालु इनमें दोनों का यूज़ होता है, तो इसलिए इन्हें कंठ तालव्य बोला जाता है। और ओ और औ ये हमारे कंठोष्ठ, यानी इन्हें बोलने में कंठ और होठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का यूज़ होता है इनके उच्चारण के लिए। तो इस तरह से हमारे ये कुल मिला के 6 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं, सारे 2-2 करके। बस एक री है जो मूर्धा से बोला जाता है, बाकी के हमारे अ आ कंठ से, ई तालु से, री मूर्धा से, उ होठों से, ए आई कंठ और तालु से, और ओ और औ ये दोनों हमारे कंठ और होठों से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ये वर्गीकरण हो गया। आगे देखते हैं। अब होता है हमारा अगला वर्गीकरण है मुख विवर खुलने के आधार पर, कि जो हमारा मुंह है वो कितना खुल रहा है, उसके आधार पर हमारे जो स्वर हैं उन्हें हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है हमारा विव्रत, पहले नाम देख लेते हैं। अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, सबसे पहला है कि मुख पूरा खुलता है। आ, आप इसे बोल के देखिएगा, आ को आपका जो मुख है पूरा खुल जाएगा। ठीक है, इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा मुख पूरा खुल रहा है इसके उच्चारण में। तो ये क्या है, हमारा विव्रत स्वर है। अर्ध विव्रत यानी आधा विव्रत, यानी जिसमें मुख हमारा आधा खुलता है। तो अ, आई, औ इन तीनों का उच्चारण करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारा जैसा आ में खुल रहा था हमारा पूरा मुख, इन तीनों स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख उसकी अपेक्षा आधा खुल रहा है। तीसरा आता है संव्रत। इन्हें आप साथ साथ लेके चलेंगे ना, अलग अलग याद करेंगे तो आपको ये याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप इन चारों को समझ के इकट्ठा विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत इसी सीक्वेंस में याद करेंगे जब आप, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे ये और समझ भी आ जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें मुख पूरा खुल रहा है, इसमें मुख आधा खुल रहा है, तो ये एक सीक्वेंस में मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाई हुई वीडियो है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो। बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैंने काम किया है इस वीडियो पे, बल्कि मैं अपनी हर वीडियो पे बहुत ही सोच समझ के आपको इजी से इजी वे में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। चलिए, जिन स्वरों में उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, यानी आधा जो हमारा मुख खुल रहा था उससे भी कम खुल रहा है, मुख आधे से भी कम खुल रहा है, या कि इसमें ई, उ, री ये हमारे संव्रत स्वर हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख जो है वो संव्रत की अपेक्षा भी कम खुलता है, यानी बहुत ही कम खुलता है, ना के बराबर खुलता है, वो हमारे अर्ध संव्रत हैं। ए, ओ इन्हें आप बोल के देखो, इनमें बोलने में आपको ज़्यादा मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, अब है जाति के आधार पर, थोड़ा सा हमारा इसमें थोड़ा सा काम रह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। जाति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, सजातीय या सवर्ण और विजातीय या असवर्ण। सजातीय यानी एक ही जाति के, और विजातीय जो अलग अलग जाति के हों। ठीक है, इसी तरह सवर्ण और असवर्ण। उच्चारण में समान स्थान या प्रयत्न ये उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय या सवर्ण कहते हैं, जो एक ही तरह के होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऊ। और जो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ओ, ये अलग अलग हैं। देखिए अ और ऐसे ही बना हुआ है, ई, उ, ऊ, और ये 2 अलग अलग हैं, अ, ई, उ और ओ। तो इसलिए ये क्या हुए हमारे, ये विजातीय स्वर हुए। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक मौलिक या मूल स्वर, जो हमने ह्रस्व स्वर पढ़े थे, इसके अंतर्गत भी वही आते हैं, लेकिन ये उत्पत्ति के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। और दूसरा है संधि स्वर, जो दीर्घ स्वर थे। आप इससे भी याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि जो ह्रस्व स्वर है वही मूल स्वर या मौलिक स्वर हैं, और जो दीर्घ स्वर हैं वही हमारे संधि स्वर हैं। संधि यानी जोड़ के बनाना, जिसमें कोई जोड़ हो आपस में, वहाँ संधि, वो चीज़ संधि होती है। और जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वो क्या था, जिसमें दो मात्राओं का समय लगता है, यानी एक अकेला स्वर नहीं है, स्वर के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, तभी तो 2 मात्राओं का समय लग रहा है।
तो देखते हैं, जो हमारे मौलिक स्वर हैं ये अपने मूल रूप में होते हैं, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ और री, ये चारों क्या है हमारे ह्रस्व स्वर या कह लीजिए मूल स्वर या मौलिक स्वर। अब ये जो संधि स्वर हैं, इनकी उत्पत्ति जो होती है, जो मूल स्वर जो हमने ऊपर मूल स्वर पढ़े उनके मेल से होती है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, उ, ये तो ऊपर तीन है ही इनके बड़े वाले। इसके अलावा ए, ऐ, ओ और औ, ये कैसे संधि स्वर हैं इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया, संधि स्वरों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। इनकी उत्पत्ति सजातीय स्वरों यानी दो समान मूल स्वर उनके मेल से होती है, और जो संयुक्त दीर्घ स्वर हैं इनकी उत्पत्ति जो होती है वो विजातीय स्वर यानी अलग अलग जो स्वर हैं उनके मेल से होती है। देखिए अ और अ दोनों एक ही सजातीय स्वर हैं, अभी हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था, और अ मिलने से क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, इसी तरह ई और ई दोनों एक ही हैं, सजातीय है, इसके मिलने से क्या बन गया, बड़ा ई बन गया। ऊ और ऊ, छोटा ऊ और फिर छोटा ऊ, इसके मिलने से क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। यानी कि जो हमारे आ, ई और ऊ हैं, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये जो तीनों हैं ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अ के साथ विजातीय हमने स्वर मिलाया ई, अ के साथ अ मिलाया था तो वो सजातीय स्वर थे, और अ के साथ जब हमने ई मिलाया तो क्या हो गया, ये विजातीय स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, आई। देखिए अ और ई, आई, और जब अ के साथ आई मिल गया तो ये क्या हो जाता है, आई। ठीक है, अ और ऊ, औ, और अ और ओ फिर मिलके हो गया बड़ा ओ, बड़ा ओ। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सजातीय जो स्वर हैं उनके मिलने से जो बन रहे हैं, जैसे कि अ, ई और उ, तो इनसे जो मिल के बन रहे हैं वो इसी का बड़ा रूप बन रहे हैं, दीर्घ बन रहे हैं। लेकिन इसी का बड़ा रूप जो है, जैसे अ का बड़ा रूप क्या होता है, आ, छोटी ई का बड़ा रूप है बड़ा ई, छोटे ऊ का बड़ा रूप है बड़ा ऊ। तो ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हुए, और जो संयुक्त दीर्घ स्वर हैं उनकी उत्पत्ति विजातीय स्वर के मिलने से होती है। जैसे कि अ के साथ हमने ई मिला दिया, अ के साथ हमने ए मिला दिया, अ के साथ हमने ऊ मिला दिया, अ के साथ हमने ओ मिला दिया, तो ये हमारे विजातीय स्वरों के मिलने से जो नए स्वर बने ये हमारे संधि स्वरों में संयुक्त दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ गए। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। मुझे उम्मीद है आपको स्वर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आपको आगे व्यंजन पढ़ाएंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपकी किसी भी क्वेरी का जल्दी से जल्दी जवाब देने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।